Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to solve an assessment. ये एक assessment है जिसको हम solve करेंगे और अब आपने देखना ये है कि यूनिट नंबर 6 से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। MCQs पहले देखते हैं। Which of the following has a formula mass of 133.5? अब इसके आंसर में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन आपके पास नीचे गिवन है। सल्फ़र का मास गिवन है 32.07 और क्लोरीन है 35.45 या 35.5 भी इसको कहते हैं। ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 135.04 और AlCl3 के लिए अगर सारे एटॉमिक मासेस को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 133.33 जो कि नियरली इक्वल्स टू 0.5 बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 133.3। सो AlCl3 करेक्ट आंसर है। सेकेंड, सोडियम इज अ ग्रुप 1 एलिमेंट। व्हाट इज लाइकली टू बी द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड? तो इसके ऑक्साइड का फार्मूला क्या हो सकता है? तो आपने चार्जेस देखने हैं। सोडियम का चार्ज है 1, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2 क्योंकि ग्रुप 8 का मेंबर है, तो इस पे यही फार्मूला पॉसिबल है Na2O। तो अब आप इसका ये फार्मूला बना लें। Na2O इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हम आगे डिटेल में भी देखेंगे, आप इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट, you have to predict the empirical formula. Compounds are given. The method is very simple. इंडोक्सिन पहला कंपाउंड है, फार्मूला लिखा हुआ है। अब C9H7ON भी हो सकता है, C8H7ON भी हो सकता है, कोई भी फार्मूला लिखा हुआ है। तो तरीका एक ही, आप सारे एलिमेंट्स जो जो गिवन है उन सब की रेशो लिखें। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ गिवन है, आपने सबकी रेशो लिखी। जितने नंबर्स वहाँ मेंशन थे उनको रेशो में लिखा। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे आपने डिवाइड करना है वैल्यूज़ को। अगर सारी वैल्यूज़ उस नंबर पे डिवाइड होती हैं, आपका फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में चला जाता है तो आंसर वही होगा। और अगर ऐसे जैसे यहाँ 1 है, अब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर भी वही आएगा। सो वी विल राइट द स्टेटमेंट कि एम्पिरिकल फार्मूला इसका सेम है, C8H7ON। विनेगर CH3COOH। अब ये इसका सिंपल फार्मूला है, लेकिन जब आप इसकी रेशो लिखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स के एटम्स यूज़ हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसकी रेशो कलेक्ट कर लें। टोटल 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। 2 इसमें छोटी वैल्यू है सबसे। 2 पे जब आप तीनों को डिवाइड करेंगे तो 1:2:1 आएगा। अब आप इस रेशो को अपने एक्चुअल फार्मूले के अंदर वैल्यू को डाल दें तो ये बन जाएगा CH2O। अब ये इसका एक्चुअल एम्पिरिकल फार्मूला है। फिर है यूरिया, CONH2 ये जो बाहर वाला 2 है ये अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के अंदर जो 2 एटम्स गिवन है। एटम्स टोटल हमारे पास 4 हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सबके लिए अलग अलग लिख लें। 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और 2 इसमें आपके पास नाइट्रोजन है। अब सबसे छोटी वैल्यू इसमें 1 है। अगेन फिर वही बात है, आप 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर वही आएगा। अब आप इस रेशो को अपने इन एटम्स के साथ लिख दें तो ये बन जाएगा C1, तो आप खाली C लिखें, O की जगह O लिखें क्योंकि 1 ही है। नाइट्रोजन 2 हैं, N2 और H4 एटम्स हैं। अब आप इसकी अरेंजमेंट एटम्स की आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे आप इसको N2H4CO लिखें, CON2H4 लिखें, जो भी लिखें आंसर आपका सेम है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्टिंग द केमिकल फार्मूला। कि आप केमिकल फार्मूला कैसे बता सकते हैं? नाम कंपाउंड का लिखा हुआ है पोटेशियम नाइट्राइड। पोटेशियम हमेशा पहला वाला हिस्सा जो है वो आपका मेटल होता है मोस्टली और पॉजिटिव आयन होता है। नेक्स्ट हाफ नेगेटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन जो है वो 2 तरह के हैं। या तो उसके एंड में IDE लिखा हुआ होता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। IDE का मतलब होता है इसमें एक ही एटम यूज़ हो रहा है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर एक से ज़्यादा एटम्स हों तो ATE लिखा हुआ होता है, जैसे सल्फेट है, सल्फेट के एंड में ATE आता है और ये हमेशा तब यूज़ होता है जब ऑक्सीजन के एटम्स हों और वो एक से ज़्यादा हों। अब सल्फेट होता है SO4, वहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब है वो ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो आपने इसको सॉल्व करना है। अब पोटेशियम है, आपने लिख दिया। ग्रुप 1 में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको याद होंगी, +1 आप लिखें। फिर दूसरे नंबर पे आ रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ग्रुप नंबर 5 में। मैंने आपको कहा था कि आपके जो ग्रुप
5 से ऑनवर्ड्स मेंबर्स हैं उनमें दो दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। एक वो जो उसके ग्रुप नंबर के बराबर होती है वो पॉजिटिव होती है, और एक वो जो 8 में से माइनस करके आती है। अगर तो ग्रुप नंबर वाली हो तो ये +5 होगी, वरना ये -3 होगा। लेकिन चूंकि ये एटम के एंड में आ रहा है, नाइट्राइड लिखा हुआ है इसमें, तो हमें ये पता है, अंडरस्टूड है, ये नेगेटिव आयन है तो उसकी स्टेट -3 होगी। नाउ यूज द क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब क्रॉस एक्सचेंज का मतलब आप क्रिस क्रॉस कर दें, पोटेशियम की वैल्यू को नाइट्रोजन के साथ लिख दें, नाइट्रोजन की वैल्यू को पोटेशियम के साथ लिख दें, और इसके बाद आपने साइन इसमें से हटा देने हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा K3N। फिर है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड IDE आ गया, इसका मतलब है फिर एक ही एटम यूज होगा एंड में और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और पहला एटम जो है वो कैल्शियम है। कैल्शियम आपने लिखा, उसके ऊपर +2 का चार्ज लगा दिया या 2+ का चार्ज लिखते हैं, यानी ये ग्रुप 2 का मेंबर है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर हमें पता है -2 ही चार्ज होता है, और IDE से हमें पता लगा एटम इधर एक ही लगेगा। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस एक्सचेंज मेथड से लिखें, तो चूंकि इन दोनों में इक्वल नंबर आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को कैंसिल कर दें, 1 बचा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला बन गया CaO। फिर एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम का सिंबल लिखें Al, ग्रुप 3 का मेंबर है तो स्टेट आ गई +3। फिर आ गया सल्फाइड। अब बहुत सारे लोग इसको SO4 या SO लिखते हैं, लेकिन चूंकि इसके एंड में IDE है और सल्फर का वर्ड स्टार्ट में यूज हो रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें एक ही एटम लगेगा और वो सल्फर का है। तो सल्फ से आपको पता लगा सल्फर है, और IDE से आपको पता चलेगा कि ये एक ही एटम है सल्फर का। अब सल्फर ग्रुप 6 का मेंबर है, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसमें पॉसिबल हैं, या तो ये ग्रुप के बराबर हो +6 या ये -2 हो। अब ये -2 होगा क्योंकि IDE का मतलब ही नेगेटिव है। क्रिस क्रॉस मेथड यूज करें, क्रॉस एक्सचेंज के बाद Al2S3 आ जाएगा। फिर है पोटेशियम फॉस्फाइड, पोटेशियम का सिंबल आप लिखें K, इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा क्योंकि ग्रुप 1 का मेंबर है। फॉस्फाइड का मतलब है फॉस्फोरस एटम है, और IDE से पता लगेगा कि फॉस्फोरस का एक ही एटम है। फॉस्फोरस बिलोंग करता है ग्रुप 5 से, तो या तो ये +5 हो सकता है अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, या ये -3 होगा जो आपको 8 से माइनस करके आएगा, क्योंकि टोटल ग्रुप्स 8 हैं। अब IDE से हमें पता है ये नेगेटिव है, तो आपने इसके ऊपर -3 लगा दिया। क्रॉस एक्सचेंज करें तो K3P फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं मास कैलकुलेशन पे। क्वेश्चन ये था हमारा कि आपने पोटेशियम सल्फेट का मास कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ एटम्स आपको गिवन थे। सो द क्वेश्चन वाज फाइंड द मास ऑफ K2SO4 फॉर द गिवन एटम्स। एटम्स गिवन है तो आप एटम्स लिख लें। एवोगैड्रोस नंबर भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, वो भी हम लिख सकते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन में। तो पहली चीज़ हमेशा होती है मोलर मास की कैलकुलेशन। मोलर मास कैलकुलेट करें। पोटेशियम के 2 एटम है, उसका मास 39 होता है, मल्टीप्लाई कर लें दोनों को। फिर सल्फर का मास ऐड करें 32। फिर ऑक्सीजन के 4 एटम है, 16 इसका मास होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और वैल्यूज में ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा 174.27। और यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पर मोल। खाली ग्राम इसका यूनिट नहीं है क्योंकि ये मास नहीं है, ये मोलर मास है। ग्राम पर मोल इसका आंसर आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दें, मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। एवोगैड्रोस के साथ इसको डिवाइड कर दें। अब ये फॉर्मूला आपका वही है, फॉर्मूला नंबर 3 जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए यूज होता है, मास बाय मोलर मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। उसी को हमने रीअरेंज किया है, वैल्यूज इसमें ऐड करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और मास इन ग्राम है तो यूनिट भी ग्राम होगा। अब आते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी का क्वेश्चन जो है वो 2-3 पार्ट्स के अंदर है। पहला जो है वो है डिस्कस द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम विद वाटर, इंक्लूड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आयनिक इक्वेशन। तो पहला काम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें। पोटेशियम इसका रिएक्शन वाटर के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर के अंदर है हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल एटम। मैंने आपके से हमेशा डिस्कस किया कि रिएक्शन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयन को आपस में एक्सचेंज करते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव आयन पोटेशियम है और वाटर के केस में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन है, तो ऑब्वियस है यही दो मिक्स होंगे आपस में, तो K और वाटर का OH मिलके KOH बना देगा। हाइड्रोजन एटम को आप मॉलिक्यूल के तौर पे H2 बना के अलग कर दें। एटम तो स्टेबल नहीं होता तो आप खाली H नहीं लिख सकते, H2 आप लिखेंगे। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, या तो सारी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी बैलेंस हो जाएगी, या जो एंड पे H2 है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हो जाएगी। आयनिक इक्वेशन का मतलब कि आपने इसके अंदर जो एक्वस फॉर्म में सिर्फ उसको आयंस में कन्वर्ट करना है। तो पोटेशियम मेटल अकेला था, वो तो था ही सॉलिड,
वाटर लिक्विड होता है, ये दोनों तो आयंस में चेंज हो नहीं सकते, और हाइड्रोजन गैस है, सिर्फ KOH एक्वस फॉर्म में, तो इसके आयंस को अलग कर दें। क्योंकि इसके स्टार्ट में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होगा। तो आपने 2 पॉजिटिव आयन जो है पोटेशियम के अलग कर दिए और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस अलग कर दिए। नेक्स्ट टास्क था हमारा कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स, और 0.5 ग्राम सैंपल आपको गिवन था। तो 0.5 ग्राम सैंपल ऑफ पोटेशियम का मतलब है कि सिर्फ पोटेशियम की ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है और रिएक्शन में किसी चीज़ को आपने नहीं हिलाना। तो पहले आप क्या करें, मोलर मास पोटेशियम का लिख दें। तो चूंकि खाली पोटेशियम ही है तो इसका एटॉमिक मास इसके इक्वल होगा जो मोलर मास है, तो 39 इसका मास है। इसके साथ ग्राम पर मोल लिख लें, मोलर मास आ गया। अब नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला यूज़ करें, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर, यानी थर्ड फार्मूला जो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ है। वैल्यूज़ लगा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.71 इंटू 10⁻21 एटम्स। ठीक, तो ये है आपकी असेसमेंट फॉर यूनिट नंबर 6 स्टोशियोमेट्री। अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, सॉल्व आप उनको इन्हीं मेथड से करेंगे। और ये याद रखिएगा, इनमें से अगर आप कोई भी चीज़ मिस करते हैं, यूनिट मिस करते हैं या एम्पिरिकल फार्मूला लिखते हुए रेशो आपने लिख दी लेकिन फाइनल आंसर में फार्मूला नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स आपके एग्ज़ाम में भी डिडक्ट होंगे। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप मार्क्स लूज़ ना करें। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।